जय हिंद दोस्तों। इस बिजनेस के दौर में आपने कभी न कभी एमएसएमईएस के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। हो सकता है कि आप उसमें कार्य कर रहे भी होंगे। इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है और इसके डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों है। इनको तरह तरह के बेनिफिट्स दिया जा रहा है, यहाँ तक कि बैंक इनको ईजिली लोन दे देती है। इनको ओवरड्राफ्ट जैसे ट्रांजैक्शन में लो इंटरेस्ट दिया जाता है। चलिए इस वीडियो में ये सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Also need to address the problem faced by consumers in fair price discovery and grievance handling mechanism. कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमएसएमई है क्या। देखिए, एमएसएमई का पूरा नाम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। इसे हम लोग हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के नाम से भी जानते हैं। एमएसएमई भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है, जिस मंत्रालय के द्वारा इस सेक्टर पर जितने भी नियम को बनाना या उस नियम को चेंज करना या किसी नियम को रद्द करना, ये सारे डिसीजन जो है ना, इसी मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। अब बात करते हैं इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी कब। अक्टूबर 1999 ईस्वी में, यानी 1999 ईस्वी में इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी। उस समय इस मंत्रालय का नाम लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कृषि उद्योग, इतना लंबा इसका नाम था। वर्तमान में जो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो श्री नारायण तातू राणे जी हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एमएसएमई जो है ना, हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, जो हम इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि एमएसएमई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको एक वर्ड में आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई जो है ना, वो भारत के लिए रीढ़ के हड्डी के समान है, यानी बैकबोन। जी आपने सही सुना, भारत के लिए यह बैकबोन है। यानी अगर ये जो है ना कमज़ोर हुआ तो भारत जो है ना सही से विकास के पथ पर खड़ा भी नहीं हो सकता है। अब चलिए अब इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों बोले कि यह इंडिया के लिए बैकबोन है। हमारे जितने भी डेली यूजेज वाले जो सामान होते हैं उसका अधिकांश भाग जो है ना इसी एमएसएमई के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स समझिए, जितने भी हम लोग ना पैक्ड फूड जो मार्केट से खरीदते हैं, जो खाते हैं हम लोग, जैसे बिस्किट का पैकेट हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, टॉफ़ी हो, मिल्क जो सुधा, डेयरी मिल्क वगैरह आते हैं, ये सारे जो है ना एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, और अलग अलग सेक्टर के द्वारा जो है ना अलग अलग वस्तुओं का प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर का नाम बताते हैं, आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसका जो है ना एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे जितने भी लेदर का जो सामान प्रोड्यूस होता है, जैसे पर्स, बैग, बेल्ट, ये सारे जो है ना एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, एक्सरे लैब, फोटोग्राफी लैब, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ऑटो रिपेयर्स, गैराज, साइकिल रिपेयर, फोटोग्राफी, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी, कंप्यूटराइजिंग, चैनल डिश टीवी, लॉन्ड्रिंग, ड्राई क्लीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को प्रोड्यूस करना, सीसीटीवी सर्विलांस, खाद्य प्रोडक्ट, प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर, पोल्ट्री फार्म, कॉल सेंटर, स्टेशनरी। इसके अलावा इतने बहुत ज़्यादा इसके सेक्टर हैं, और उस सेक्टर में इंडिया का कुल पॉपुलेशन का 50% जो पॉपुलेशन है इस सेक्टर में कार्यरत है। अब ज़रा आप सोच सकते हैं कि अगर इस सेक्टर को हम बंद कर दें तो हमारे जो डेली यूजेज वाले जो छोटे छोटे सामान हैं ये सारे प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे वस्तुओं का प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती हैं।
बड़ी कंपनियां जो ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्टील फैक्ट्री है, ये सारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें आपको जॉब पाने के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको स्किल्स बताना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आपको उसमें जॉब मिल सकता है। जितने भी पिछड़े कास्ट के जो लोग हैं, जो हमारे समाज में आज छोटा छोटा उनका हुनर है, कौशल है, वो सारे हुनर जो है ना दब जाएगा, और उन लोगों के लिए भी एक जीवन का जो जीने का जो स्रोत है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये एमएसएमई जो है ना वो भारत के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, आप ये समझ गए होंगे। आपको शायद याद होगा कि 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था, जब हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सूत काटना का अभियान यानी चरखा चलाना। आप अक्सर देखते होंगे कि महात्मा गांधी का अधिकांश ऐसे फोटो में जो है ना वो चरखा चलाते हुए नजर आते हैं। ये जो सूत काटने का जो आंदोलन था, ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहा। एक अंग्रेजों का मनोबल गिराना और दूसरा भारतीयों का मनोबल को बढ़ाना, उनको अपने देश से प्रेम जगाना, स्वदेशी को अपनाना। क्योंकि महात्मा गांधी का एक कथन है कि खादी वस्त्र जो है ना वो केवल एक वस्त्र ही नहीं है, बल्कि वो हमारी एक विचार है। उनका एक बहुत ही सुंदर कथन है, आप याद रखिएगा, बेहतरीन कपड़ों में कोई सुंदरता नहीं अगर वह भूख और नाखुशी को पैदा करता है। तो महात्मा गांधी का यह मानना था कि हम चरखा चलाएंगे, सूत काटेंगे तो खादी वस्त्र उत्पादित होगा, और वो हम खुद पहनेंगे तो अंग्रेजी कपड़ों का बाइकआउट होगा। क्योंकि अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। वो सब हमसे करते क्या थे कि हमसे सस्ते जो है ना कच्चे माल खरीदते थे, और वो अपने यहाँ फैक्ट्री में ले आकर उसको बना करके वस्त्र, और फिर ले आकर के हम ही को महंगे दाम पर बेचते थे। यानी कच्चा माल हम ही लोग का, और हम ही से जो है ना महंगा दाम पर वस्त्र को बेचना शुरू किए थे। इसको काटने के लिए, इसको बाइकआउट करने के लिए, ये अंग्रेजी कपड़ों को लात मारने के लिए जो है ना महात्मा गांधी ने चरखा अभियान को शुरू किया था। एमएसएमई सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप इसका नाम से ही समझ सकते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब सवाल ये आता है कि किस उद्योग को हम माइक्रो, किसे स्मॉल और किस उद्योग को मीडियम में रखें। इसके लिए भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी में एक नियम को लाया गया, और उस नियम में स्पष्ट इन तीनों सेक्टर की अलग अलग परिभाषा दे दी गई। माइक्रो उद्योग यानी सूक्ष्म उद्योग हम उसे कहते हैं जिस उद्योग को स्थापित करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा न हो, और जिस उद्योग को बैठाने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा न हो उसे हम स्मॉल, और जिसे 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न लगे उसे हम मीडियम सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही इस अधिवेशन में ये भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इन तीनों सेक्टर से कोई भी सामान खरीदता है और उन्हें समय पर भुगतान नहीं करता है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एंट्री होती है कोरोना महामारी की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। आपको याद होगा कि 2019 के समय में जब देश में कोरोना की लहर आई थी, उस समय लॉकडाउन लग चुके थे। इस लॉकडाउन की वजह से इन सारे सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इनमें प्रोडक्शन की जो दर थी वो बहुत धीमी हो गई थी। अब इन्हें दोबारा विकास करने के लिए, इन्हें दोबारा विकास के पथ पर लाने के लिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 ईस्वी को फिर से एक नया अधिवेशन लाया, और उस अधिवेशन के तहत इन तीनों सेक्टर्स की अलग अलग परिभाषा दी गई। माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग उसे कहा गया जिस उद्योग को स्थापित करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा न हो, और उस उद्योग से प्रति वर्ष जो टर्नओवर हो वो 5 करोड़ से ज़्यादा न हो। लघु उद्योग उसे कहा गया जिसे स्थापित करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा न हो, और उसका प्रति वर्ष टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा न हो। और जिस उद्योग को बैठाने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा न हो, और उसका टर्नओवर पर ईयर का 250 करोड़ से ज़्यादा न हो। अगर आप इसकी तुलना 2006 के अधिवेशन से करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि माइक्रो जो 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट था उसे 1 करोड़ बढ़ाकर किया गया, स्मॉल जो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसे 10 करोड़ किया गया, और मीडियम जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसे 50 करोड़ तक किया गया। इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इन सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा छूट दी है।
अगर आप इस टाइप के उद्योग को शुरू करना चाहते हैं तो आप बैंक से इजली लोन भी ले सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हमें बैंक इजली लोन देगा ही क्यों? इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम को चलाया, CGS क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार यह खुद गारंटी लेती है कि जो भी व्यक्ति इस उद्योग को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेगा, बदले में गारंटी के रूप में हम खड़े हैं। तो बैंक इन्हें इजली लोन दे देती है, क्योंकि बदले में सरकार जो है खुद खड़ी रहती है इसको चुकाने के लिए। इसके साथ ही साथ जो इन्हें लोन दी जाती है उसमें मिनिमम इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। गवर्नमेंट ने इस जैसे उद्योगों पर टैक्स को बहुत ही कम रखा है तथा इजली इन्हें लाइसेंस भी दे देती है। इसके लिए भारत सरकार के www.msme.gov.in पर आप जा कर के उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और लाइसेंस में 50% तक छूट पा सकते हैं। इन्हें ओवरड्राफ्ट जैसे ट्रांजैक्शन पर भी छूट दी जाती है। अब ये ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है? आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपके अकाउंट में पैसे ना हो और फिर भी आप बैंक से पैसे निकाल लें, इसे ही ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन कहा जाता है, यानी OD ट्रांजैक्शन। इसके लिए हर एक अकाउंट का एक लिमिट होता है कि कितने लिमिट तक हम ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शन पर भी इन्हें बहुत लो इंटरेस्ट लिया जाता है। साथ ही इन्हें NGT संस्था यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्था जो प्रदूषण की जांच करती है वो भी इन्हें छूट देती है। इसी सेक्टर के द्वारा लगभग 6,500 डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिस वस्तु को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसीलिए इन्हें बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9,000 करोड़ का बजट अनाउंसमेंट किया है कि जब इस देश में कोरोना की लहर चल रही थी उस समय भारत सरकार ने चाइना के गवर्नमेंट से PPE किट की डिमांड की थी। PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह एक ऐसा वस्त्र होता है जिस वस्त्र को पहनकर डॉक्टर उस समय कोरोना के मरीजों की जांच करते थे, उन्हें ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने हमें ऐसे PPE किट की सप्लाई की, उसमें आधे से ज़्यादा डिफेक्टेड थे। तो भारत सरकार ने उन सारे PPE किट को रिफ्यूज करके उन्हें वापस लौटा दिया, और इसी MSME सेक्टर ने उस समय प्रण लिया और पर डे हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख PPE किट बनाना शुरू किया। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व में चाइना के बाद अगर कोई देश PPE किट का सप्लाई करता है वो हमारा इंडिया है, और ऐसा पॉसिबल हमारे इस MSME सेक्टर के द्वारा ही हो पाया है। इस MSME सेक्टर के द्वारा ही इंडियन का टोटल GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 33% अकेले इस MSME सेक्टर के द्वारा ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप इस वीडियो में MSME के बारे में कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। इसके बाद अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।